मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। शौर्य शंघानी एक जाना माना आर्किटेक्ट और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। अपने काम में परफेक्ट, हर चीज खुद चेक करना, किसी पर भी भरोसा नहीं था उसे। उम्र 33 साल, 6 फीट 4 इंच हाइट, जिम में कसी हुई बॉडी और थोड़े लंबे बाल जिन्हें वो रबर बैंड से बांध कर रखता था। एक आकर्षक पर्सनालिटी का मालिक था वो। जहाँ भी जाए हर किसी की नजरें उस पर आ जाती थी। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। संगानी विला में लगभग सब उठ गए थे। सूर्य अपनी माँ सुरेखा देवी के साथ रहता था। परिवार में सबसे बड़ी थी वो। शौर्य के पिता का वो जब 18 साल का था तब देहांत हो चुका था। उनके अलावा परिवार में शौर्य के चाचू राजवीर संघानी और उनकी पत्नी स्नेहा संघानी थे। उनका बड़ा बेटा विराट जो कि 22 साल का था और छोटी बेटी रिद्धि जो कि 18 की थी। शौर्य अपने कमरे से बाहर आया। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था। अपने बालों को हमेशा की तरह रबर बैंड से बांध कर रखता था। गोरा रंग, काली आंखें और सख्त चेहरा। वो नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ज्यादा बोलना उसे वैसे भी पसंद नहीं था। वो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। इधर विराट और रिद्धि एक दूसरे से कुछ इशारे कर रहे थे। विराट रिद्धि से कह रहा था, तू बोल, भाई तुझे मना नहीं करेंगे। और रिद्धि कह रही थी, भाई आप कहिए ना, मुझे डर लगता है भैया से। उनकी कब से खुसर पुसर चल रही थी। सूर्य कब से ये नोटिस कर रहा था। क्या तुम दोनों को कुछ कहना है? उसकी बात सुनकर घर के बाकी सब भी उन दोनों को देखने लगे। विराट ने रिद्धि को इशारा किया तो वो बोली, भाई वो हमें आज एक पार्टी में जाना था। शौर्य, कब है पार्टी? रिद्धि, भाई वो शाम को है। उसने जवाब दिया। वापस कितने बजे आओगे दोनों? भाई 12 बजे तक आ जाएंगे, विराट बोला। शौर्य खड़ा होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन 11 बजे तक वापस आ जाना और किराज को साथ लेकर जाना। इतना बोलकर वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही विराट सुरेखा देवी के पास जाते हुए बोला, बड़ी माँ 11 बजे तो पार्टी शुरू होती है, हम वापस आ जाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा? सुरेखा देवी हंसती हुई बोली, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, अब शौर्य ने बोल दिया है तो तुम तो जानते ही हो कितना गुस्सा करता है वो। अगर वो बोले ऐसा ना हो तो। रिद्धि अपनी मम्मा स्नेहा से बोली, मम्मा प्लीज़ आप तो कुछ करिए। स्नेहा, मैं क्या करूं? शौर्य एकदम ठीक कह रहा है। इतना बोलकर वो किचन की ओर चली गई। विराट, मम्मा को तो हमेशा भैया ही सही लगते हैं। वो चिढ़ा हुआ अपने कमरे में चला गया। राजवीर जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वो संगानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन थे। वो भी अपने काम में काफ़ी सफल थे। शौर्य अपनी कार ड्राइव कर रहा था। ब्लैक रेंजर रोवर में बैठा वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोकी जिस पर सिंघानी आर्ट लिखा हुआ था। वो गाड़ी से बाहर आया और अपनी कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड को दे दी पार्क करने के लिए। वो अंदर आया। सबने उसे ग्रीट किया और वो बस अपना सर हिलाता हुआ अपने केबिन में आ गया। कुछ ही देर में किसी ने डोर नॉक किया। कम इन। एक सुंदर सी लड़की केबिन में दाखिल हुई। वाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट विथ ब्लैक हाई हील्स, थोड़ा सांवला रंग जिस पर खूबसूरती से मेकअप किया हुआ था। यह शौर्य की सेक्रेटरी सोनिया गुप्ता थी। उसके आते ही शौर्य ने एक नज़र उसे देखा और वापस लैपटॉप में देखने लगा। यस मिस गुप्ता, आज का क्या शेड्यूल है? वो लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए बोला। सोनिया, सर आज आपके मिस्टर राठौड़ के साथ एक मीटिंग है और फिर आपको एक साइट पर ज़मीन देखने भी जाना है। शौर्य, ओके, एक ब्लैक कॉफ़ी ले आना मेरे लिए। सोनिया, ओके सर। इतना बोलकर वो केबिन से बाहर निकल गई। वो रोज़ शौर्य के लिए अच्छे से रेडी होकर आती थी, लेकिन वो उसे कभी नज़र पर देखता भी नहीं था। पिछले 2 सालों से वो शौर्य के साथ काम कर रही थी। वो उसे काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन शौर्य हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। आज तक उसके बारे में ऐसी कोई खबर न्यूज़पेपर में नहीं छपी थी। वो हमेशा से ही अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। मुंबई के ही एक सुंदर नगर में एक छोटा लेकिन खूबसूरत सा घर था
घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक लड़की अपने पापा को बुला रही थी। लड़की, पापा पापा अब कहाँ हैं? जल्दी आइए, मैं लेट हो जाऊंगी पहले ही दिन। ये लड़की आरोही शर्मा थी, विनोद शर्मा की इकलौती बेटी। अपनी सुनैना का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। तब से बाप बेटी अकेले एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। आरोही के लिए उसके बाबा ही उसका सब कुछ थे और उसके बाबा के लिए आरोही। आज आरोही का कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए वो कब से अपने पापा को बुला रही थी ताकि वो लेट ना हो जाए। उसके पापा किचन से उसके लिए टिफिन लेकर आए। ये लो बेटा, ये नाश्ता, बाहर का कुछ मत खाना, और चलो मैं आपको छोड़ाता हूँ कॉलेज, फिर वहीं से काम के लिए निकल जाऊंगा। आरोही अपने पापा से टिफिन लेती हुई बोली, नहीं पापा, मेरी दोस्त आ रही है मुझे लेने, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा बेटा ठीक है, ध्यान से जाना और ख्याल रखना अपना, वो आरोही का माथा चूमते हुए बोले। आरोही अपने बाबा को गाल पर किस करती हुई बोले, ठीक है बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। दोनों बाप बेटी घर से बाहर आए। बाबा ने घर को ताला लगाया और आरोही से बोले, अच्छा बेटा मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है। आरोही, हाँ बाबा जाइए, मेरी दोस्त भी आती ही होगी। कुछ देर में ही एक लड़की अपनी स्कूटी लेकर आई और आरोही के सामने आकर रुकी। आरोही उसके पीछे बैठती हुई बोली, रिद्धि यार क्या करती है, पहले ही दिन लेट करवाएगी। हाँ आप सब सही सोच रहे हैं। रिद्धि संगानी, सोरे संगानी की छोटी बहन जिससे हम आगे मिले थे। रिद्धि, सॉरी यार, ये भाई के चक्कर में लेट हो गई, वो स्कूटी आगे बढ़ाती हुई बोली। आरोही, अच्छा अब क्या किया तेरे उस सौर्य भाई ने? रिद्धि, यार पूछ मत, वो आगे बोलती उससे पहले ही आरोही बोली, अच्छा ठीक है फिर नहीं पूछ रही, वो और एक्टिंग करती हुई बोली। रिद्धि, आरोही, वो इरिटेट होती हुई बोली। उसकी बात सुनकर आरोही हंसने लगी और उसके दोनों गोरे गालों पर डिम्पल्स पड़ने लगे। वो बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, बोल क्या किया अब तेरे उस खड़ूस भाई ने? रिद्धि ने फिर सुबह की सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, यार बड़े अजीब है ये। रिद्धि, हाँ वो ऐसे ही है, लेकिन दिल के बहुत साफ है। हाँ गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं। आरोही, थोड़ा? हाँ बाबा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं। रिद्धि बोली। थोड़ी ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच गए। आज उनका कॉलेज में फर्स्ट डे था, तो दोनों थोड़ी नर्वस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल कॉलेज था। वहाँ पढ़ने वाले सभी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। आरोही यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ने आई थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वहीं रिद्धि पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से ला पाती थी। उन्होंने स्कूटी पार्किंग में खड़ी की और अपने क्लास की ओर जाने लगी। दोनों जा ही रही थी कि कुछ लड़कों ने उन्हें रोका। उसमें से एक लड़का जिसका नाम उदय था वो बोला, फ्रेशर्स लग रही हो? तो रिद्धि बोली, हाँ आज ही हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज में। उदय, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे सीनियर हैं, तो अब से हमको सर कहना। वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसके सामने जाकर बोली, चमेली समझ रखा है क्या हमको? उसकी बात सुनकर उदय बोला, व्हाट डिड यू जस्ट से? चमेली मतलब? उसकी बात सुनकर आरोही रिद्धि की ओर हंसती हुई बोली, बताओ चमेली का मतलब नहीं पता इसे? फिर वो उदय की ओर देखकर बोली, चमेली का मतलब है चू। वो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए चमेली अपडेटेड वर्जन है, याद रखना। इतना बोलकर उसने रिद्धि का हाथ पकड़ा और क्लास की ओर बढ़ गया। इधर विनोद जी संघानी विला पहुंचे। असल में वो यहाँ नौकरी करते थे, वो यहाँ ड्राइवर थे। वो अपनी बाइक लेकर अंदर आए तो बाइक साइड में खड़ी कर दी। कुछ देर बाद ही सुरेखा देवी, शौर्य की माँ, बाहर आई। उन्होंने विनोद जी को कहा कि उन्हें कुलदेवी के मंदिर जाना है, जो कि मुंबई शहर के बाहर 70 किलोमीटर दूरी पर है। विनोद जी उनके साथ निकल गए। विनोद जी संघानीज के यहाँ लगभग पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे। वो उनके सबसे पुराने और भरोसेमंद व्यक्ति थे। तकरीबन 3 घंटे के सफर के बाद वो लोग मंदिर पहुंचे। विनोद जी ने गाड़ी रोकी और सुरेखा जी से बोले, मालकिन आप मंदिर हो आइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो सुरेखा जी ने कहा, ठीक है विनोद, हम आते हैं दर्शन करके। सुरेखा जी कार से उतरी और मंदिर की ओर चली गई।
मंदिर रोड की उस तरफ था। विनोद जी कार से बाहर खड़े सुरेखा जी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद सुरेखा जी आती हुई दिखी। वो अपनी ही धुन में चली आ रही थी। विनोद जी ने देखा एक ट्रक उनकी ओर बहुत तेजी से आ रहा था। विनोद जी उनकी ओर बहुत तेजी से गए और उन्होंने सुरेखा जी को रोड की दूसरी साइड धक्का दिया और खुद जाने को हुए, लेकिन तभी ट्रक ने उनको जोर की टक्कर मारी और वो रोड की दूसरी साइड गिरे। सुरेखा जी को जब तक समझ आया कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी से उठी और विनोद जी की ओर भागी। विनोद जी को काफी चोट लगी थी और सर पर एक गहरा जख्म हुआ था। कुछ ही मिनटों में उनका बहुत खून बह चुका था। सुरेखा जी उनके पास आई और उनके सर को अपने पैरों पर रखकर बोली, विनोद तुम ठीक हो ना? मैं अभी शौर्य को फोन करती हूँ, नहीं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वो भी काफी घबराई हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब विनोद जी, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, वो बहुत मुश्किल से बोले, मालकिन, मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। सुरेखा जी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विनोद जी इस दुनिया से जा चुके थे। आज ये नई कहानी शुरू की है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आगे के पार्ट्स भी रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।